नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे सब। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो बहुत ही बढ़िया साल बीतेगा आप लोगों के लिए ये साल, और सब के सब अफसर बन के एकदम रॉक कर देंगे। और सब बिहार के लिए, वैसे भी आप लोग बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी चलकर सब बहुत बेहतर काम करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग काम करेंगे। ठीक है। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी। और इसको हम पूरे थ्योरी में जो है वो हम इसको आरपीटी के नाम से यूज करेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकट अधिमान का सिद्धांत। देखिए, जितना भी हम इसमें शब्द का प्रयोग करेंगे सबका हम लगभग हिंदी मतलब जो है, या हिंदी में उसका प्रयोग जो है वो पहले की थ्योरीज में कर चुके हैं। तो अगर हम कहीं हिंदी का प्रयोग ना करें तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आपको पता है उसका हिंदी मतलब। ठीक है। तो इसी चीज के साथ शुरू करते हैं हम लोग ये थ्योरी, जिसका नाम है रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी, आरपीटी। प्रकट अधिमान का सिद्धांत, जिसको दिया था पॉल शम्यूल्सन ने 1938 में। ये थ्योरी जो है वो क्या बोलते हैं, आ गई थी, लेकिन पब्लिश होते होते 1939 जो है वो 1939, ठीक है, में पूरी तरह से ये मार्केट में पब्लिश हो चुका था। एक्चुअली में इसका पेपर 1938 में ही पूरी तरह से मार्केट में आ चुका था। देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक बात किया, अभी तक जो ओल्ड थ्योरी के ऊपर हम लोग बात किए, उसमें क्या क्या किए हम लोग? कार्डिनल थ्योरी की बात किए, ठीक है, जिसको मार्शल ने दिया था। और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व थ्योरी की बात की है, जिसको हिग्स और एलन ने दिया था। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, कार्डिनल और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, हिग्स एंड एलन। तो वैसे तो कार्डिनल जो है वो कार्डिनल मेजरमेंट की बात करता है, यानी कि वो कहता है कि यूटिलिटी को हम गिन सकते हैं, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो बाद में सभी इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, या जो नए इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया। लेकिन हाँ, ठीक है, जो कार्डिनल थ्योरी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये सच में मतलब आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, या हर अर्थशास्त्री का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, या एक यूनिवर्सल ओपिनियन भी हो सकता है कि जो कार्डिनल थ्योरी है, मतलब जो जैसे कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है यूटिलिटी को, जो हिग्स ने कहा था, तो उसको हम गिन कैसे सकते हैं। तो ठीक है, इस चीज के ऊपर हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर है, उस इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। कार्डिनल थ्योरी के आने से जो परिवर्तन आया है इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में, वो बिल्कुल एकदम बहुत बहुत भयंकर है। ठीक है। तो कार्डिनल को क्रिटिसाइज करके इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आता है, और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को थोड़ा मतलब क्रिटिसाइज करके, और ये आरपीटी यानी कि रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी को लेकर के मार्केट में सैमुअल्सन लेकर आते हैं। सैमुअल्सन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो वो लेकर के आते हैं और वो इसके ऊपर बातचीत करते हैं और बहुत सारा चीज कहते हैं, बहुत सारा चीज देते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर इतना समझ लीजिए कि जो भी थ्योरी हम लोग अभी तक कंप्लीट की है, उसका भी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं कि क्यों जरूरत पड़ा इसको लेकर के आने के लिए, या क्या अलग है, क्या अलग है, पहले वो देखते हैं। देखिए, जो आपका जा करके मार्शल यूटिलिटी थ्योरी था, या और बड़ा सा एंड, और हिक्स और एलन का, हिक्स और एलन का जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी था, आईसी था, ये जो थ्योरी है ना, इसको सैमुअल्सन कहते हैं कि इस थ्योरी को हिक्स और एलन हो चाहे मार्शल जो हैं, वो इन्होंने ना इस दोनों थ्योरी को ना इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज किया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज किया था। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब ये हुआ कि इसको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था उन्होंने। ठीक है। इस जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, यानी कि जो
यानी कि उपभोक्ता व्यवहार जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना इन्होंने एक इसको हिक्स और एलन हो चाहे मार्शल हो, इन सभी ने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, मतलब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया इसका, ठीक है। कि देखिए बताते हैं आपको हम, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। कंज्यूमर बिहेवियर को एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज किया, जो सिमुलेशन कहते हैं। कि हिक्स एलन और मार्शल ने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, देखिए ये कीवर्ड है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिमुलेशन ने क्या कहा कि हिक्स और एलन या मार्शल, इन लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज किया, ठीक है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा उसके पहले कि आप लोग इस क्लास का नोट्स एकदम प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स को टाइप करने में हिंदी में इंग्लिश में और टाइम लगता है, और फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा सके नोट्स के अंदर, तो बहुत सारा फ्रेमिंग करना होता है। देखिए मेरे पास नोट्स बना बनाया पहले से है नहीं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ नया बना करके दे रहा हूँ, सब कुछ फ्रेश एकदम आपके नए बीपीएससी के मतलब हिसाब से दे रहा हूँ। तो उसमें टाइप करने में पूरा समय लगता है, उसको टाइप कीजिए, हिंदी इंग्लिश में कुछ पोर्शन, मतलब बहुत सारी किताबों से एक तो मटेरियल कलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको बनाइए, क्योंकि हम अपने भाषा में ही आपको नोट्स नहीं दे सकते। अपने भाषा में अगर हम नोट्स देते हैं, वही आप अगर लिख के आते हैं वहां, तो उसमें एक तो पहले किताब को मैं पढ़ के उसको हम आपको अपने भाषा में लिखेंगे, उसके बाद आप उसको अपने भाषा में लिखेंगे, तो वो कितना लोकल लैंग्वेज हो जाएगा वो थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कीवर्ड्स और थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी को यूज करना होगा आपको अपने आंसर में। तो इसीलिए उसको पूरा जो है वो 7-8 किताबों से लेकर के बहुत सारा इंटरनेट सर्चेस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारा पेपर्स, बहुत सारा जो ओरिजिनल पेपर है उसको पढ़ के, तो इन सारे चीजों के माध्यम से आपका नोट्स जो है वो तैयार किया जाता है। तो उसमें थोड़ा समय लगता है नोट्स में, इसलिए आप लोग इससे बहुत प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आपको पूरा नोट्स मिलेगा प्रॉपर जो है वो नोट्स, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। जैसे अभी तक हम लोग बहुत बहुत पीछे चल रहे हैं नोट्स में, लेकिन ठीक है। वो जो भी आपको मिल रहा है उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा हर पॉइंट दिया हुआ है जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो बीपीएससी के क्वेश्चन को आधार बना के नोट्स तैयार किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और एक नोट्स को तैयार करने में मिनिमम 18 से 19 घंटा लगता है उसको इंग्लिश और हिंदी में बनाने में, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है उसके पीछे, तो मैं आपको वीडियोस रेगुलर देता रहूंगा, आप उस वीडियो से एक प्रॉपर अपना नोट्स तैयार करते जाइएगा। बाकी जो आपको नोट्स है वो नोट्स आपको अलग से मिलेगा, लेकिन थोड़ा उसमें लैग हो सकता है, ठीक है। और तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आप लोग टेक्निकलिटी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसका ज्यादा भी आप इकोनॉमिक्स में लोकल लैंग्वेज पे मतलब भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप आंसर लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलता है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपके इसके टेक्निकल लैंग्वेज पे काम करना होगा, ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया हिक्स एलन और मार्शल ने इसको, कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बताया कि अगर प्राइस और इनकम में कुछ ऐसा चेंज होता है, कि मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा चेंज हो गया, तो उसके माध्यम से क्या असर होगा या क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर के बिहेवियर पे। इस मेथड, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से उन्होंने इसको मतलब बताया कि अगर हम मान के चलते हैं कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, तो जो प्राइस और इनकम में चेंज हुआ तो उससे कंज्यूमर बिहेवियर पर क्या असर होता है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक इमेजिनरी सिचुएशन जो है वो हिक्स और एलन या मार्शल सभी ने क्रिएट किया, और उस पर उन्होंने थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन आरपीटी इन थ्योरी से बहुत अलग है, बहुत अलग है, ठीक है। आरपीटी ना ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करता है। आरपीटी जो है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आरपीटी जो है, यानी कि जो आरपीटी है यानी कि रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी जो है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि समझाते हैं, जैसे कि ये पॉल शैम्यूल्सन है मानते हैं, ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है, आप लोग देख के समझ सकते हैं इसको, थोड़ा आंख बना दें शैम्यूल्सन साहब का। ये पॉल शैम्यूल्सन साहब हैं, और ये है कुछ कंज्यूमर, ठीक है।
ये कुछ कंज्यूमर है। पॉल सैमुअल्सन साहब ने इन सब के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्व करके और उन्होंने इस थ्योरी को बनाया। यानी कि जो रिवल्ट प्रेफरेंस थ्योरी है ये एम्पेरिकल एनालिसिस यानी कि ये पूरा इस चीज के अध्ययन के थ्रू बनाया गया इसको, ठीक है। हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे, आज ही दे देंगे इसको सेव करके, ठीक है। तो एम्पेरिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, यानी कि बिहेवियर को ऑब्जर्व करके किया गया है। सैमुअल्सन ने क्या किया कि उन्होंने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और फिर थ्योरी दिया। हिक्स एलन मार्शल ने क्या किया था कि उन्होंने एक साइकोलॉजिकल यानी कि एक हाइपोथेटिकल चेंज क्रिएट किया था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया, उसमें कुछ चेंज किया और उसके माध्यम से उन्होंने थ्योरी दिया, ठीक है। इसको समझते हैं कि क्या हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए कि हम दारू पीने वाले के बिहेवियर के ऊपर एक थ्योरी दे रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दें कि हाँ दो तीन लोग हैं जो दारू पी करके खड़ा है, अगर उनका नशा ज्यादा है तो वो ऐसा करेंगे, उनका नशा कम है तो वो ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हमने थ्योरी दिया। आप उस थ्योरी को उठाएंगे, प्रैक्टिकल में ले जा करके उसको अप्लाई करके देखेंगे, वो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके कहा है कि जो दारू पीने वाले लोग हैं या जो दारू पिए हुए हैं उनका जो मतलब बिहेवियर होगा वो ऐसा ऐसा हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया। दूसरा तरीका है कि हम तीन चार दारू पीने वाले लोगों को देखें, उनको ऑब्जर्व करें कि इनको कितना नशा होने के बाद, इतना नशा होने के बाद ये किस तरह का बिहेव करते हैं, या इतना नशा होने के बाद ये किस तरह का बिहेव करते हैं। तो उस आधार पे हम थ्योरी दें कि हाँ इतना नशा हुआ तो इस तरह से बिहेव करेंगे, इतना नशा हुआ तो इस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हुआ एम्पेरिकल एनालिसिस बेस्ड, और जो पहले का चीज था जो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रहे थे वो हमारा मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके हम कर रहे थे, वो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था। ये दोबारा दूसरा जो था वो ऑब्जर्वेशन मेथड था, यानी कि आरपीटी जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड पे मतलब काम करता है। समझ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंडिफरेंस कर्व और इसके बीच में, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा समझते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम यहां पे बात करें मार्शल हिक्स एलन की, और यहां पे अगर हम बात करें आरपीटी की, ठीक है, तो इसमें देखिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए मार्शल हिक्स एलन का मेथड क्या था कि उन्होंने पहले प्रेफरेंस क्रिएट किया कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, उस ऐसा होगा के माध्यम से उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन बनाया, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन आप लोग को पता है क्या होता है। अब यूटिलिटी फंक्शन जब उन्होंने बनाया तो उस यूटिलिटी फंक्शन को उन्होंने मैक्सिमाइज किया, ये चीज आप लोग को पता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी मैक्सिमाइज किया और उस मैक्सिमाइजेशन के आधार पे उन्होंने चॉइस को बनाया, ठीक है। अब प्रेफरेंस और चॉइस में डिफरेंस क्या होता है, देखिए प्रेफरेंस और चॉइस के बीच में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें यहाँ पे, तो प्रेफरेंस का मतलब ये है कि हाँ कंज्यूमर एक्स को प्रेफर कर रहा है, कंज्यूमर वाई को प्रेफर कर रहा है, तो एक्स वाई को लेकर के एक यूटिलिटी फंक्शन बनाए। अब उस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज किए, मैक्सिमाइज करने के बाद हम देखें कि कंज्यूमर को एक्स से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है कि वाई से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे अगर कंज्यूमर को एक्स से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है तो जो हम चॉइस किए वो हमारा एक्स हुआ, ठीक है। अब आरपीटी क्या करता है कि पहले वो चॉइस को ऑब्जर्व करता है, वो पहले देखता है कि लोग एक्स को ज्यादा खरीद रहे हैं कि वाई को खरीद रहे हैं। अब देखा कि लोग एक्स को ज्यादा खरीद रहे हैं तो उस एक्स को ज्यादा खरीदने को लेकर के वो यूटिलिटी फंक्शन बनाता है और फिर वहां से प्रेफरेंस बनाता है, ठीक है। तो ये इस मेथड से काम करता है, ये यहां पहले इस चीज से इस चीज को क्रिएट करता है, फिर इस चीज से इस चीज को क्रिएट करता है। लेकिन मार्शल हिक्स एलन क्या करते हैं कि वो पहले यहां से यहां जाते हैं फिर यहां से यहां जाते हैं, समझ गए।
और इसी चीज को कहते हैं कि चॉइस जो है वो प्रेफरेंस को रिवील कर रहा है, रिवील कर रहा है यानी प्रकट कर रहा है, यानी दिखा रहा है, यानी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है रिवील्ड प्रेफरेंस, यानी प्रकट अधिमान का सिद्धांत, या चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। चॉइस जो है वो क्या करता है, प्रेफरेंसेस। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो इस चीज को हम समझ गए कि कैसे आरपीटी काम करती है और कैसे ये हिग्स और एलन के थ्योरी से अलग है। ठीक है, अब एक चीज है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, कि आरपीटी जो है वो भी ऑर्डिनल अप्रोच पे ही काम करता है। आरपीटी जो है वो भी ऑर्डिनल अप्रोच पे ही काम करता है। ऑर्डिनल अप्रोच पे काम करने का मतलब ये है कि सिम्युलेशन भी इस चीज को मानते हैं कि उपभोक्ता की यूटिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि ए बेहतर है, बी बेहतर है, ए बेहतर है कि बी बेहतर है, हम ये नहीं कह सकते कि ए से इतनी यूटिलिटी मिल रही है और बी से इतनी यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आरबीटी भी ऑर्डिनल अप्रोच पे क्या बोलते हैं, काम करता है। एक बात हम आपको बताते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है तपस मजूमदार। एच एल आहूजा की किताब में इनका बहुत मेजर तरीके से इनको कोट किया जाता है। ठीक है, तपस मजूमदार हैं ये। इस अपने बुक में इस थ्योरी के बारे में लिखते हैं कि ये थ्योरी को के ऊपर एक कमेंट करते हैं कि ये बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट है। इसका क्या मतलब है? बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट का मतलब, इसका मतलब है कि ये बिहेवियरिस्टिक मेथड का यूज करता है, ये बिहेवियरिस्टिक मेथड का यूज करता है। मतलब ये बिहेवियर का अध्ययन करता है, ये बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक मेथड का उपयोग करता है और ये कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी पे काम करता है। ठीक है, समझ गए? तो आरपीटी जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की जगह पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, वो बिहेवियरिस्टिक एक्सप्लेनेशन देता है। वो व्यवहारात्मक की बात करता है कि वो व्यवहार में जो काम आ रहा है, जो व्यवहार में है, उस चीज को वो अध्ययन करता है, उस चीज से थ्योरी देता है। मतलब बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये जो शिफ्ट था फ्रॉम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये थ्योरी ऑफ डिमांड में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट था, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट एक्सप्लेनेशन से जब हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ओर शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट था थ्योरी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है क्या। देखिए, एक चीज है कि इंडिफरेंस कर्व में हम देखे थे कि जो कंज्यूमर होगा वो कहीं भी रहे, पॉइंट इस पे रहे, पॉइंट इस पे रहे, पॉइंट इस पे रहे, बशर्ते वो बजट लाइन पे हो, वो ए बी सी कहीं भी रहे, वो किसी भी पॉइंट पे जाएगा, वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट मतलब ए से बी, बी से सी, किसी पे भी रहे वो एक दूसरे कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन सी के बीच में वो क्या रहता है, तो इनडिफरेंट रहता है। ठीक है, उदासीन रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको ए दें बी, वो ए ले बी ले सी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आरपीटी क्या कहता है कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर करता है वो कि अगर हमें ए चाहिए तो हमें ए ही चाहिए,
फिर ए के सामने बी और सी का कोई औकात नहीं है, मतलब ये इंडिफरेंट का कंसेप्ट जो है वो खत्म कर देता है। ठीक है, आरपीटी के हिसाब से अगर वो ए को चूज कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए को चूज करेगा, उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सबको रिजेक्ट कर देगा बिल्कुल। उसके लिए बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो इंफेरियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सॉरी, समझ गए इस चीज को? अब देखिए इस चीज को समझाते हैं आरपीटी के माध्यम से। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना कि आरपीटी क्या कहता है कि हम दो बिंदुओं के बीच में एकदम बिल्कुल उदासीन है, हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, बस मेरा यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये औकात लाइन है, बजट लाइन है, इसको हम पीएल से प्राइस लाइन दिखाते हैं। ठीक है, बजट लाइन, प्राइस लाइन, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये जो पीएल है ये है क्या है, तो ये प्राइस लाइन है, यानी कि बजट लाइन है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्राइस इनकम सिचुएशन को। ठीक है, विच इज गिवन, जो कि दिया हुआ है। अब इस पे कुछ पॉइंट्स मानते हैं। ठीक है, इस पे कुछ पॉइंट्स मानते हैं, कलर थोड़ा वाइट कर लेते हैं। मानिए एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट का नाम है बी, एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट का नाम है सी, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां, इसका नाम है डी, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां, इसका नाम है ई, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां, इसका नाम है जी, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, इसका नाम है, एक कॉम्बिनेशन है, गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इतना एक्स और इतना वाई को लेंगे, यहाँ पे इतना एक्स और इतना वाई को लेंगे, यहाँ पे इतना एक्स और इतना वाई को लेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, इस जगह इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं कि है आपका जा करके कुछ भी ई एफ जी एच एच मान लेते हैं। ठीक है, नाम भी देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में। सपोज कीजिए कि कंज्यूमर ए को चुनता है, वो कुछ भी चुन सकता है, ए को चुन सकता है, बी को चुन सकता है, सी को चुन सकता है, डी को चुन सकता है, ई को चुन सकता है, एफ को चुन सकता है कि नहीं चुन सकता है? चुन सकता है, बिल्कुल चुन सकता है, लेकिन वो कौन सा चुनेगा? जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। वो किस चीज को नहीं चुन सकता? तो वो एच को नहीं चुन सकता। देखिए, अगर वो, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, अगर वो जी को चुनता है तो उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएगा तो उसका मन ना स्थिर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा उसका मन, और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहेगा कि खुद थोड़ा और खरीद लेते हैं, थोड़ा और संतुष्टि मिल जाएगा, पैसा मेरे पास बचा हुआ है। वही कंडीशन ई पे होगा, वही कंडीशन डी पे होगा, वही कंडीशन एफ पे होगा। ठीक है, तो वो जहां ये इन सारे कंडीशंस को नहीं चुनेगा, वो अपने बजट को पूरा का पूरा, वो अपने इनकम को खर्चा करके बी ए सी को खरीद सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है कि हमको ए चाहिए, मान के चलिए कि ए चाहिए, कुछ भी कर सकता है, वो बी को कर सकता है, वो सी को कर सकता है, हम ए को कह रहे हैं कि वो मान के चलिए ए को प्रेफर करता है स्ट्रिक्टली कि हमें ए चाहिए। ठीक है, एच को वो प्रेफर करना चाहता है लेकिन वो प्रेफर कर नहीं सकता क्योंकि ये उसके औकात के बाहर है। ठीक है, ये उसके औकात के बाहर है। अब ये यहां पे जब वो ए को चुनता है, कंज्यूमर जो है वो, एक तो हम आपको बताएं कि जो ट्रायंगल ओपीएल है, जो ट्रायंगल ओपीएल है, इसके अंदर ये जो शेडेड रीजन, ये जो रीजन है, इसके अंदर कहीं भी, ठीक है, ओपीएल के अंदर कहीं भी वो कुछ भी चुन सकता है, और या तो फिर जो पीएल के ऊपर है वो कुछ भी चुन सकता है। अब मान के चलिए कि हमारा कंज्यूमर जो बताया कि ए को चुनता है, ठीक है, और वो ए को चुनता है और बाकी सारे जो उसके पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल थे, जो उसके पास जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस ओपन थे उसके लिए, वो कुछ भी ले सकता था, वो सबको रिजेक्ट कर देता है। तो इसी चीज को सिम्युलेशन कहते हैं कि ए is revealed as
प्रिफर्ड, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, टू ऑल अदर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ए इज रिवल्ड एज प्रिफर्ड। ए ये रिवल कर रहा है कि उसकी प्रेफरेंस जो है वो ए है टू ऑल अदर कॉम्बिनेशंस जो उसके लिए उसके पास अवेलेबल है, वो जिस चीज को खरीद सकता था। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये रीजन हो, ये रीजन हो या ये रीजन हो, ये सारे उसके लिए क्या है, तो इंफेरियर है। ठीक है, घटिया है बिल्कुल। और ये सेडेड रीजन जो है, ये जो रीजन है इसके लिए, ये जो इसके लिए रीजन है, ये वाला पार्ट, ये इसके लिए सुपेरियर है, लेकिन इसको खरीद नहीं सकता बेचारा, गरीब है बिल्कुल। ठीक है, वो एच को खरीद नहीं सकता। मान के चलिए कि ए को खरीदने के लिए अगर 100 रुपया लग रहा है, उसका बजट अगर 100 रुपया है, तो एच को खरीदने के लिए 150 रुपया लग रहा है, तो वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो देसी दारू पीते हैं, बेचारा के पास पैसा नहीं है अंग्रेजी दारू खरीदने के लिए, वो कहाँ से महंगा महंगा दारू खरीद के पिएगा, आप लोग बताइए, नहीं पी सकता ना। तो ये वही एच जो है वो अंग्रेजी शराब है, और बाकी जो है वो देसी, अलग अलग प्रकार है। अब जब वो ए को चुन रहा है, तो एट दिस पॉइंट कंज्यूमर जो है वो ओ एम अमाउंट ऑफ एक्स को खरीदेगा और ओ एन अमाउंट ऑफ वाई को। ठीक है, ये उसका कॉम्बिनेशन बंडल होगा। समझ गए इस चीज को आप लोग, क्या है रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी? कुछ नहीं, वो अगर ए को प्रेफर कर रहा है तो वो ए को प्रेफर करेगा, वो बाकी सब को रिजेक्ट कर देगा। किसी भी चीज से, किसी भी बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उसके लिए वो बिल्कुल इंफेरियर हो सकते हैं, कुछ सुपेरियर भी हो सकते हैं, लेकिन सुपेरियर खरीदने का उनका औकात नहीं है, तो बाकी सारे जो हैं वो इंफेरियर हैं। ठीक है, अब एक चीज हम देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एजम्पशंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको पता है कि एजम्पशंस लिखना हो कंज्यूमर बिहेवियर में तो क्या लिखेंगे, या मतलब कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर का कंजम्पशन का समय में कोई उस तरह से परिवर्तन नहीं होता, कीमत में परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो वो बोरिंग बोरिंग सा अजम्पशन है जो आप लोग अब रट चुके होंगे, वही सारा यहाँ पे लिखना है। तो आपको इसमें समझना होगा कि सैम्युलेशन क्या करते हैं ना, कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं। अभी बताया ना कि अगर ए तो ए, फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का क्या मतलब है, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, वो जो प्रेफरेंस है, उसका जो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, वो बिल्कुल कमजोर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सख्त लौंडा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि डेफिनेट ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस इन कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंस। कंज्यूमर का जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या, वो जी ले सकता था, ई ले सकता था, डी ले सकता था, एफ ले सकता था, बी ले सकता था, ए ले सकता था, सी ले सकता था, लेकिन वो इसके पास ये जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, इसमें वो बहुत ही अच्छा से डेफिनेट ऑर्डर कर रहा है कि उसे ए ही चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है सिमुलेशन के, मतलब सिमुलेशन के थ्योरी में। ठीक है, तो जैसे ही हम ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं, जैसे ही हम चॉइस ऑफ अ कॉम्बिनेशन बाय अ कंज्यूमर जो है वो रिबल्स इज डेफिनेट प्रेफरेंस, उसका जो चॉइस है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के प्रति, वो जब एक डेफिनेट प्रेफरेंस को रिबल करता है, जितने भी उसके पास ऑल अदर कमोडिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल थे, ऑल अल्टरनेटिव्स उसके पास अवेलेबल थे, उसके ऊपर जैसे ही वो एक डेफिनेट प्रेफरेंस देता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिफरेंट, ठीक है, यानी कि इंडिफरेंस का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल रूल आउट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर हमें ए चाहिए ए, बाकी का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि इंडिफरेंस का कंसेप्ट अपने आप रूल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, समझ गए? देखिए, इफ
ए इज प्रेफर्ड ओवर बी, ठीक है, देन बी जो है वो कभी भी ए के ओवर प्रेफर्ड नहीं होगा। देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कंज्यूमर एक समय में ए को चुनता है और दूसरे में भी ए को ही चुनता है। देखिए पहले से जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, ठीक है। आप मेरे टेस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं जानते कि मुझे देसी दारू पसंद है कि अंग्रेजी दारू पसंद है, ठीक है। वैसे मैं नहीं पीता, मुझे कुछ भी नहीं पसंद, फिर भी आपको नहीं पता। हम मिलते हैं आपसे एक बार और आप मेरे से पूछते हो कि क्या पियेंगे आप, अंग्रेजी की देसी। हम आपसे कहते हैं कि नहीं, हमें देसी पिला दो, ठीक है। तो आप एक बार देसी पिलाते हो, दोबारा आपके घर जाते हैं, ठीक है, फिर आप पूछते हो क्या पियेंगे, अंग्रेजी की देसी। हम आपसे कहेंगे देसी पिला दो, तो आप फिर देसी पिलाते हो, ठीक है। फिर अगर आपको अंग्रेजी और देसी में दिक्कत हो रहा है तो हम चाय और कॉफी की बात कर सकते हैं, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोचिए कि आपके घर में दारू रखा रहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं रखा रहता होगा। हाँ, आप मेरे से पूछते हैं चाय पियेंगे कि कॉफी, हम कहते हैं चाय। फिर हम पूछते हैं चाय पियेंगे कि कॉफी, आप दोबारा आप जाते हो तो चाय कॉफी, तो दोबारा भी हम चाय को ही प्रेफर करते हैं। तो आपको मेरा प्रेफरेंस पता हो चुका है कि मेरा स्ट्रिक्टली प्रेफर है कि मैं चाय ही पीता हूँ। फिर मैं आपके घर जाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कॉफी पिला दीजिए चाय की जगह। अगर मैं ये करता हूं तो फिर मैं जो ये सैमुअल्सन ने इसके लिए एक नाम दिया जिसको कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट कहते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हूं मैं, ठीक है। मैं बदलता रहता हूं, मेरा मूड बदलता रहता है, ठीक है। और फिर हम जो है वो रैशनल नहीं इरेशनल कंज्यूमर बन जाते हैं सैमुअल्सन की नजर में, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस है ना, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इसको सैमुअल्सन ने कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट कहा कि अगर आप किसी समय में चाय को प्रेफर करते हैं तो आप फिर हर समय चाय को ही प्रेफर करेंगे, आप कॉफी को प्रेफर नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली प्रेफर भी कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग समझ गए तो इस जो स्ट्रॉन्ग एक्सियोम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस है इसको सार्प कहते हैं, ठीक है। इसको रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी में स्ट्रॉन्ग एक्सियोम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस कहते हैं, यानी कि मतलब हम अगर चाय को प्रेफर कर रहे हैं तो हम चाय को ही प्रेफर करेंगे, फिर मेरे लिए कभी भी मतलब हम चाय के ओवर कॉफी को प्रेफर कभी नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट है सैप, और देखिए रिवर्ट प्रेफरेंस दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सियोम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस सैप और रैप, ठीक है, सैप और रैप, ठीक है। तो अब जरा उसको समझते हैं कि ये रैप क्या है। वैसे पूछ सकता है आपसे इस बार बीपीएससी ये क्वेश्चन। देखिए हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन बीपीएससी ने दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और आप लोग को पता है कि बीपीएससी का माइक्रो के प्रति प्यार कैसा है। तो और नए सिलेबस में उन्होंने एक बार भी आरपीटी को नहीं पूछा है, तो हो सकता है वो पूछ दें। अभी तक उन्होंने जो आरपीटी पे क्वेश्चन पूछा है वो उन्होंने पूछा है कि जो डिमांड को आप कैसे मतलब डिराइव करते हैं आरपीटी के थ्रू, और दूसरा है कि आरपीटी क्या है और आरपीटी बाकी के थ्योरी से कैसे बेहतर है। तो हो सकता है इस बार आपसे ये स्रैप रैप पूछ सके, और इसके अलावा वो आपसे आरपीटी के थ्रू इंडिफरेंस कर्व को भी डिराइव करवा सकते हैं। तो वीक एक्सियोम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस। बहुत बहुत आसानी से, बहुत स्थिर माइंड होकर के इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक सिचुएशन कि अगर if A is preferred B, then in any situation, then in any situation, ठीक है, B जो है वो A के ऊपर ओवर प्रेफर नहीं किया जा सकता,
ठीक है, हिज चॉइस या प्रेफरेंस हम इसको जो कहें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये रिवर्ट प्रेफरेंस का एक्सियम है। ठीक है, अब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि ये बजट में हो, ये अफोर्डेबल हो। ठीक है, अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो ये सिचुएशन वेरी कर सकता है। ठीक है, अब मानिए कि उपभोक्ता एक सिचुएशन में है जहां पे वो ए की जगह बी को प्रेफर कर रहा है। जैसे हम बताएं कि हम हर बार चाय आपके घर जाते हैं तो पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। एक बार जाते हैं और हम कहते हैं कॉफी पिला दीजिए। अगर ये सिचुएशन है तो हम इनकंसिस्टेंट हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। और जो कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट का जो मतलब ये है लॉ है वो इसमें काम नहीं करता। लेकिन सैमुएल्सन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात करते हैं और डायरेक्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो जैसे ही वो डायरेक्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं कि वो हाँ ठीक है वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी का एग्जांपल है ये अपने आप रूल आउट हो जाता है, ये लागू नहीं होता। लेकिन अगर ए ये जो सामने लिखा हुआ है ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है। लेकिन सैमुएल्सन वो डायरेक्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं और ये रूल आउट हो जाता है। ठीक है, ये बार खत्म हो जाता है इसका कहानी। अब देखिए एक ऐसा सिचुएशन, अभी हम समझा रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग वाला क्या है। अब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ए इज प्रेफर्ड ओवर बी है और बी इज प्रेफर्ड ओवर ए होने के बावजूद भी वो कंसिस्टेंट रहता है, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कभी कभी। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसी सिचुएशन को वीक एक्सियम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस कहते हैं। वीक एक्सियम का मतलब क्या है कि मन बदलते रहता है मेरा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अगर ये दोनों पॉइंट होते हुए भी, ये दोनों कंडीशन, अगर देखिए ये तो पहले ऐसा दोनों कंडीशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट होते हुए भी कंसिस्टेंसी का सिचुएशन बन रहा है, कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी का सिचुएशन बन रहा है तो वही वीक एक्सियम ऑफ रिवर्ट प्रेफरेंस है। कैसे है समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ठीक है, ये सिचुएशन कब लागू होगा ये हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखिए ये सिचुएशन कब लागू होगा, एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बना के समझते हैं। ये है हमारा प्राइस लाइन पी एल। यहां पे एक पॉइंट है जहां पे हम जो है वो ए को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो गिर जाता है। प्राइस ऑफ एक्स गिर जाता है तो हम अब क्या है, हमारा बजट लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। एल डैश मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं। अब एक सिचुएशन है यहां पे हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिचुएशन है, समझ गए। अब यहां पे आप देखिए कि अगर सिचुएशन बजट लाइन हमारा पी एल हो, पी एल हो और इस पी एल में हम ए को प्रेफर कर रहे हैं जबकि हम बी को अफोर्ड कर सकते थे। इस दोनों को, ये दोनों ग्राफ को हम अलग अलग कर देते हैं तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए ये एल है, ये पी है, ये पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है। ठीक है, और फिर ये दूसरा ग्राफ है, यहां पे ये ऐसा है कुछ, यहां पे ए है और यहां पे बी है। ठीक है, ये हमारा दो बजट लाइन है, पी डैश और एल डैश है। ठीक है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब क्या है कि पी एल पे हम जब थे तो हम ए को प्रेफर कर रहे थे ओवर बी। ठीक है, देखिए यहां पे लिखते हैं हम कि जब हम पी एल पे थे, पी एल पे थे, हम थोड़ा कलर जो है वो येलो ले लेते हैं। जब हम पी एल पे थे तो प्रिफर्स
A over B when B was अफोर्डेबल। ठीक है, इस सिचुएशन में आप देखिए जब हम पीएल पे हैं तो हम ए को प्रिफर कर रहे हैं तब जबकि हम बी को अफोर्ड कर सकते थे, बी को हम खरीद सकते थे लेकिन हम ए को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब बजट लाइन हमारा चेंज होता है और हम पी डैश एल डैश पे पहुंच जाते हैं, पी डैश एल डैश पे पहुंच जाते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि अगर आप पी एल पे हैं तो आप इस चीज को खरीदेंगे और आप इस बजट लाइन पे हैं तो ऑफ कोर्स आप इस चीज को खरीदेंगे क्योंकि जो आपका ए है वो बिलो द बजट लाइन है। यहाँ पे आप पैसा आपके पास बचा रह जाएगा, यहाँ पे आप सब पैसा खत्म कर देंगे तो कंज्यूमर हमेशा इसको खरीदना चाहेगा। पी डैश एल पे जब हम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रिफर्स B over A when A was affordable। ठीक है, जब हम A को खरीद सकते थे तब हम B को प्रिफर कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहां पे B को खरीद सकते थे तब हम A को प्रिफर, यहां पे तो हम A को प्रिफर किए B के ओवर और यहां पे हम B को A के ओवर कर रहे, जबकि हम दोनों को अफोर्ड कर सकते थे। तो यही वो सिचुएशन है कि हम अफोर्ड तो कर सकते थे लेकिन अफोर्ड करने के बावजूद मेरा सिचुएशन के हिसाब से मेरा जो प्रेफरेंस है वो बदल गया। तो जब ये प्रेफरेंस बदल जाता है तो ये होता है इनकंसिस्टेंट सिचुएशन और ये रैप को वायलेट करता है। ठीक है, इसको वायलेट करता है और ये सिचुएशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर हम यहां पे ए को प्रेफर कर रहे हैं जबकि हम बी को ले सकते थे और यहां भी हम ए को प्रेफर करके बी को ले सकते हैं, अगर हम ये सिचुएशन क्रिएट करते तो हमारा ये कंसिस्टेंट होता। हम ए को, हमें किसी भी सिचुएशन में हम ए को नहीं छोड़ रहे हैं लेने से, हमारा स्ट्रिक्टली प्रेफर है ए, हमारा एकदम डायरेक्ट प्रेफरेंस है ए के प्रति, हम स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है हमारा ए के प्रति। लेकिन जैसे सिचुएशन थोड़ा सा बदल रहा है, औकात हमारा अभी भी ए और बी दोनों को खरीदने का है लेकिन हम बी की ओर शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है और ये रैप के जो एग्जाम है उसको वायलेट करता है, उसको उसके खिलाफ काम करता है ये। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो रैप के उदाहरण को कब आप सेटिस्फाई कब आप कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में, तो वो हम सिचुएशन देखते हैं कि जो रैप है ये सेटिस्फाई किस किस सिचुएशन में होता है या जो कंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, बहुत आसानी से समझिएगा क्योंकि बहुत आसानी से हम आरपीटी आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है एल पी, यहां पे इस बार हम ए को ले रहे हैं, दाम कम एल डैश पी डैश, अब हम यहां पे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को आप देखें कि यहां पे हम प्रिफर ए व्हेन बी वाज अनअफोर्डेबल। ठीक है, यहां पे हम ए को प्रिफर कर रहे हैं बी के ओवर, कब, जब हम बी को नहीं खरीद सकते थे। इस लाइन पे हम ए को ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे हम बी को नहीं खरीद सकते थे। इस दोनों ग्राफ को भी हम देख लेते हैं अलग अलग करके। ये हमारा पी है, ये हमारा एल है, यहां पे हम ए पे हैं और यहां हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा मान के चलिए यही, यहां पे हमारा बी है और यहां पे हमारा ए है। तो यहां पे हम ए को प्रिफर कर रहे थे कब, जब हम बी को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और इस सिचुएशन में आप देखिए, इस सिचुएशन में क्या है कि प्रिफर्स बी व्हेन ए वाज अनअफोर्डेबल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है वो कंज्यूमर कंसिस्टेंट होगा क्योंकि वो ए को खरीद नहीं सकता था। यहां पे
यहाँ पे वो ए को बी के ऊपर प्रेफर कर रहा है, यहाँ पे वो बी को बी को जो है वो ए के ऊपर प्रेफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अनअफोर्डेबल था। तो ऐसा सिचुएशन, जब अनअफोर्डेबल सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में हम मतलब ए ओवर बी और बी ओवर ए के सिचुएशन में भी आकर के हम कंसिस्टेंट रहते हैं, और यही हमारा रैप एक्सियोम ऑफ मतलब वीक एक्सियोम ऑफ रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी है। तो जो हमारा रैप है ये यहीं पे वर्क है, ये यहीं पे सेटिस्फाई होता है। एक कंडीशन और है, समझ गए ना आप लोग? इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कैसे नहीं समझेंगे। यहां पे हम ए और क्यों बी के ऊपर ए को प्रेफर कर रहे थे, कब? जब हम बी को खरीद सकते थे। यहां पे भी हम ए और बी दोनों को खरीद सकते थे, लेकिन हम यहां जैसे सिचुएशन बदला, हम बी को खरीदने लग गए, ए को खरीदना बंद कर दिए। तो इस सिचुएशन में जो एक कंज्यूमर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, और वीक एक्सियम ऑफ रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो वायलेट कर जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए कि वो ए को प्रेफर कर रहा है, यहां बी को खरीद नहीं सकता था। यहां पे वो बी को प्रेफर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ए को खरीद नहीं सकता था। तो अब अगर आपको औकात नहीं है तो आपको इतनी छूट तो दी जाती है। ठीक है, तो यहां पे वीक एक्सियम ऑफ रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो सेटिस्फाई करेगा, और ये कंज्यूमर कंसिस्टेंट कंज्यूमर होगा और रैशनल कंज्यूमर होगा। एक और सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से ये सब चीजें समझा रहे हैं आपको लोगों को, और नहीं समझे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, पी एल प्राइस चेंज, एल डैश पी डैश। ठीक है, मान के चलिए यहां पे है बी और यहां पे है ए। अब देखिए, जब पीएल में था तो वो ए को प्रेफर कर रहा था, वो बी को प्रेफर नहीं कर सकता था। पीएल ए बी, यहां पे वो ए को प्रेफर कर रहा है बी को। कब? जब वो बी को अफोर्ड कर सकता है, वो बी को खरीद सकता है, तब भी वो ए को लेना चाह रहा है। वो उसका स्ट्रिक्टली प्रेफर है, वो क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। अब सिचुएशन बदलता है, और सिचुएशन बदल के अब बी यहां पे है और ए यहां पे है। यहां पे अगर वो कंज्यूमर बी को ए के ओवर प्रेफर कर रहा है, तब भी वो कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे कंसिस्टेंट होगा? क्योंकि वो यहां पे बी को इसलिए अफोर्ड कर रहा है क्योंकि वो ए को अफोर्ड नहीं कर सकता। यहां वो ए को इसलिए अफोर्ड कर रहा है, ए को अफोर्ड कर रहा है, बी को वो खरीद सकता है तब भी। सिचुएशन बदला, बेचारे को ए की जगह पे बी को वो प्रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खरीद नहीं सकता था बेचारा। तो ये सिचुएशन में भी वीक एक्सियम ऑफ रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो सेटिस्फाई करेगा, और जो है वो कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अगर आप लोग को ग्राफ से समझने में थोड़ा, वैसे तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, हम ये दिक्कत शब्द का प्रयोग करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतने आसानी से और इतने अच्छे तरीके से इस चीज को हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स नहीं लेंगे आप लोग, बारे में पता है हमको। मान के चलिए कि एक सिचुएशन है जहां पे बजट है 5 रुपया, और ठंड का मौसम है तो थोड़ा ठंडा पी लिया जाए। पेप्सी का दाम है 4 रुपया और कोक का दाम है 5 रुपया। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या है कि वो कंज्यूमर प्रेफर करता है कोक को व्हेन पेप्सी वाज अफोर्डेबल। ठीक है, वो कोक को पी रहा है, लेकिन वो पेप्सी को भी अफोर्ड कर सकता था। तो इस सिचुएशन में रैप जो है वो क्या करेगा? तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा बजट देखते हैं। मान के चलिए कि बजट है 4 रुपए का, और यहां पे पेप्सी का दाम जो है वो है 4 रुपया, और कोक का दाम है 5 रुपया। ठीक है, अब यहां पे कंज्यूमर क्या है कि वो प्रिफर कर रहा है पेप्सी को व्हेन कोक जो है वो उसके औकात के बाहर था, वॉज अनअफोर्डेबल। तो इस सिचुएशन में भी रैप जो है वो सेटिस्फाई करेगा, और कंज्यूमर जो है वो
कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो मजबूरी में पेप्सी को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो कोक को प्रेफर कर नहीं सकता था, उसकी औकात नहीं थी। अब इसी सिचुएशन को यहां पे समझिए कि जब वायलेट कब करेगा, यही बजट है और यही दाम है। यहां पे अगर कंज्यूमर प्रिफर्स पेप्सी, ठीक है, व्हेन कोक वॉज अफोर्डेबल, अगर वो कोक को खरीद सकता था और अब वो पेप्सी को मतलब प्रेफर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में वीक एक्सिम ऑफ रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो वायलेट होगा और कंज्यूमर जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं कह रहे कि उसको कोक ही पीना चाहिए, पेप्सी, वो पहले डायरेक्टली प्रेफर कर चुका था, वो पहले प्रेफर कर चुका था कि हमको कोक चाहिए, कोक चाहिए, वो 2 बार 3 बार कोक पी चुका था, लेकिन फिर वो कह रहा नहीं अब कोक नहीं, अब पेप्सी पीना है। तो कंज्यूमर इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट नहीं है और वो वीक एक्सियम ऑफ रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी को वायलेट करता है। वीक का मतलब थोड़ा छूट आपको दिया जा रहा है। किस कंडीशन में थोड़ा छूट दिया जा रहा है? तो जब आपका औकात नहीं है, जब आपका औकात ऊपर नीचे हो जा रहा है, जब आपका बजट ही ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इस हिसाब में थोड़ा आपको छूट दिया जा रहा है, वरना आप तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं कि ट्रांजिटिविटी अजम्पशन ऑफ रिवर्स प्रेफरेंस। अभी हम ये सब अजम्पशन की बात कर रहे थे। आरपीटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है अगर ए को बी के ओवर प्रेफर किया गया है और बी को सी के ओवर प्रेफर किया गया है, देन ए को ऑटोमेटिकली सी के ओवर प्रेफर किया जा रहा है। सैम्युलेशन इसी चीज को कहते हैं कि ए इज इनडायरेक्टली, अभी तक हम लोग डायरेक्टली प्रेफरेंस देख रहे थे, अब ये इनडायरेक्टली प्रेफर टू सी। अगर ये सिचुएशन है, ये ट्रांजिटिविटी है, तो यहां पे कंज्यूमर ए को इनडायरेक्टली सी के ओवर प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये सब चीजें आपको पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जानते हो। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम लोग बहुत बहुत काम कर चुके हैं, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए ये है ए और ये है बी और ये है सी। यहां पे अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा था बी के ऊपर, जबकि वो बी को अफोर्ड कर सकता था, अब प्राइस चेंज हुआ और बी को के ऊपर सी के ओवर बी को वो प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे इस सिचुएशन में इनडायरेक्टली कंज्यूमर ए को सी के ओवर प्रेफर कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिटिविटी का अजम्पशन जो है वो आपका रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत आता है। समझ गए आप लोग इस चीज को? देखिए, एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो कंसिस्टेंसी का अजम्पशन लिया गया है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वाला अजम्पशन का कुछ नहीं है, बस काउंटर पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का अजम्पशन था वो बहुत सारे नए नए इकोनॉमिस्ट इसको लेकर के बहुत सारा चैलेंज करने लगे थे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सैमुएल्सन ने रैशनल कंज्यूमर को सिर्फ कंसिस्टेंट रहने को कहा। उसने कहा कि देख भाई, तू बहुत बुद्धिमान है, तू बस कंसिस्टेंट रहना, तू इधर उधर मत जाना। ठीक है, समझ गए? वो स्ट्रिक्टली प्रेफर की बात करता है, वो स्ट्रिक्टली प्रेफर की बात करता है। वो सिर्फ ये कहता है कि हम कौन सा पॉइंट को चुनेंगे, बस। उसके अलावा क्या है दुनिया में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो समझ गए आरपीटी? अब आरपीटी के थ्रू हम डिमांड कर ग्राफ जो है उसको डिराइव करते हैं। डिराइविंग डिमांड थ्योरम फ्रॉम आरपीटी। ठीक है, आरपीटी की मदद से हम डिमांड थ्योरम को डिराइव करते हैं। क्या है डिमांड थ्योरम? डिमांड थ्योरम क्या है कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्लाइन करेगा, या अगर किसी चीज का दाम घटता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो
बढ़ेगा। यही है ना। सैम्यूल्सन जो है वो इसको फंडामेंटल लॉ मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल लॉ है और इसको आरपीटी के थ्रू भी डिराइव करते हैं, वो रिबल प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से भी इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सैम्यूल्सन इसको डिराइव करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो सैम्यूल्सन काम करते हैं वो एक नंबर काम करते हैं कि वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी लेते हैं। आपको पता होगा ये क्या होता है। धनात्मक आय लोच लेते हैं, पता है आप लोगों को। इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन इनकम इफेक्ट तो पढ़ा है ना। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा और अगर इनकम घटा तो डिमांड घटेगा, मतलब इनकम जिधर जाएगा डिमांड उधर जाएगा। देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सेम सेम रिलेशन, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा रिलेशन, उल्टा। समझ गए, इकोनॉमिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का यही मतलब होता है। और दूसरा वो क्या कहते हैं कि आपको याद होगा कि स्लट्सकी जो है उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कॉस्ट डिफरेंस का, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्या कहते हैं कि फंडामेंटल कंजम्पशन थ्योरम एंड राइज इन प्राइस। कहते हैं कि प्राइस में राइज होने से किस तरह से डिमांड थ्योरम काम करता है समझते हैं, उसको उसके माध्यम से वो डिराइव करते हैं। आप लोगों को स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सब तो आता ही होगा, आता होगा ना। ये है हमारा ओरिजिनल यानी पुराना बजट लाइन, इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं, ए बी। अब सपोज कीजिए कि जो दाम है, प्राइस ऑफ एक्स है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो अब आपको पता है कि रियल इनकम घटेगा और कंज्यूमर जो है वो कम सामान खरीद पाएगा। पहले वो क्यू बिंदु पे था, क्यू बिंदु पे था। ठीक है, ये हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोगों को पता है। अब कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो आप लोगों को पता है। कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है और एक नया बजट लाइन, ठीक है, वो ड्रॉ करता है और कंज्यूमर जो है वो अब चाहे तो वो उसी क्यू को, उसी क्यू के मात्रा को खरीद सकता है, या वो इस क्यू डी, क्यू डी लाइन पे वो किसी भी मात्रा को खरीद सकता है क्योंकि वो अब उसके बजट लाइन पे है। ठीक है, वो अब उसके बजट लाइन पे है। वो क्यू ई क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि क्यू ई पे जो भी क्वांटिटी होगा वो उसके ओरिजिनल बजट लाइन से नीचे है, इसलिए वो ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा क्योंकि ये ओरिजिनल बजट लाइन के ऊपर है। और चूंकि ये ओरिजिनल बजट लाइन के ऊपर है तो आपका जा करके वो इसमें से कहीं भी कोई भी पॉइंट को चुन सकता है, या तो वो इस रीजन में से कोई भी पॉइंट को चुन सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन को चुन सकता है। ठीक है, वो इस रीजन में से किसी भी पॉइंट को चुन सकता है। ये जो शेडेड रीजन है, ये डी से ए वाला पोर्शन, या तो वो इस लाइन पे कहीं से ले सकता है या वो क्यू ए डी में से कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले सकता है। ध्यान रहे कि क्यू ए डी जो शेडेड रीजन है, इससे भी अगर कंज्यूमर कोई पॉइंट को, कोई एक कॉम्बिनेशन को चुनता है, मान के चलिए इस कॉम्बिनेशन को चुनता है, तब भी वो कंज्यूमर जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी अपने पुराने बजट लाइन के ऊपर है।
ठीक है, यानी कि वो ऊपर 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 वो बेटर ऑफ है, वो उसकी संतुष्टि का जो लेवल है वो अधिकतम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि जैसे इस इनकम लेवल से कंज्यूमर का इनकम लेवल ए सी से जैसे ही कंज्यूमर का इनकम लेवल डी ई बनाया गया, जैसे ही इनकम बढ़ा कंज्यूमर जो है वो क्या करने लगा, तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने लगा। तो ये प्राइस इफेक्ट दिख रहा है ना। यहीं पे एक और चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि x जो है वो महंगा हो चुका है, तो वो x की कम मात्रा खरीद के y की ज्यादा मात्रा खरीदेगा, इसीलिए वो इधर शिफ्ट करेगा। अब यही ध्यान रखिए कि जो इसको पैसा हम दिए थे, जो हम कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट किए थे, वो कॉस्ट डिफरेंस को अगर हम विड्रॉ कर लें, अगर हम वापस ले लें, तो कंज्यूमर का इनकम घटा तो अब उसका डिमांड घटा, अब बेचारे के पास कम सामान खरीद रहा है वो। ये असर हुआ है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे डिराइव हुआ इसके माध्यम से। ठीक है, इसी चीज को हम उल्टा करके दिखा सकते हैं। किस चीज में दिखा सकते हैं, तो इसी चीज को उल्टा करके हम दिखा सकते हैं कि अगर प्राइस जो है वो कम हुआ तो कैसे होगा। अब मान के चलिए कि पीएक्स जो है वो डिक्लाइन कर गया है, तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये सब तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, इतना आसान काम है, क्योंकि जो है वो आप लोग तो समझ ही चुके होंगे सारा। ये इफेक्ट वगैरह जितना है, ये इफेक्ट वगैरह में तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उस बस सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, खुद से कीजिए। हम आप लोग को असाइनमेंट देते, लेकिन आप लोग असाइनमेंट करते नहीं हो। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस लाइन है। ठीक है, अब यहां से ये दाम कम हुआ, ये बढ़ा। पहले हम यहाँ पे थे, इस बिंदु पे थे, और हम क्यू को खरीद रहे थे। अब हम इनकम कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं और ये बनाते हैं, ये हमारा नया प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, अब वो या तो क्यू को खरीदेगा, या तो वो क्यू ये शेडेड रीजन में से कुछ भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्स जो है वो सस्ता हो चुका है। ठीक है, समझ गए। तो प्राइस ऑफ एक्स सस्ता हो गया, तो वो ज्यादा एक्स को खरीदेगा। तो वो चाहे तो वो क्यू को खरीदेगा, या वो क्यू ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में से कहीं से भी कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। अब देखिए, जैसे प्राइस जो है वो घटा, प्राइस जो है वो इनकम जो है वो उसका घटा, प्राइस घटने इस माध्यम से, तो ये कम सामान खरीदने लगा बेचारा। ठीक है, अब वापस कर दीजिए पैसा उसको, तो अब वो इधर कहीं कुछ खरीदने लग जाएगा और इधर कुछ खरीदने लग जाएगा। तो यही चीज आप देख रहे हैं ना, कि जैसे बढ़ घट रहा है, वैसे यहाँ पे डिमांड भी बढ़ घट रहा है। तो इसी के हिसाब से जो है वो कंज्यूमर जो है वो आपका डिमांड कर्व जो है इसका वो डिराइव हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज चाहें तो और दिखा सकते हैं, ये हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये तो पता ही होगा आपको, ये Q से R की ओर जाना, ये प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, ये आपका इनकम इफेक्ट, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, और ये इनकम इफेक्ट है। ठीक है, देखिए Q से R पे जाना इज प्राइस इफेक्ट, दिस पोर्शन इज प्राइस इफेक्ट। ठीक है, दिस पोर्शन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। Q से S पे जाना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, और S से R पे जाना इज इनकम इफेक्ट। ध्यान रहे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में स्लट्सकी जो है वो कहते हैं कि अगर वो Q पे ही रह जाता है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, तो जीरो होगा। और वो Q से S पे जाता है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इनकम और उसका जो डिमांड है वो सब्सटीट्यूशन है वो। ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के माध्यम से वो ज्यादा वस्तु खरीद रहा है। छोड़िए उस चीज को, वो आप लोग इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में समझ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज समझिए कि डिफरेंस कर्व जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू बता देता था कि वो एस बिंदु कहां पे होगा, लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की तरह आरपीटी ये नहीं बता पाएगा कि वो जो बिंदु है एस बिंदु, वो एस बिंदु कहां पे जाएगा, वो कंज्यूमर किस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्योंकि कंज्यूमर
अपनी मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट प्रेफर कर सकता है, इसीलिए वो इंडिफरेंट तो है नहीं कहीं भी, तो वो जहां एक बिंदु को चुनना चाहे वो चुन सकता है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सिमुलेशन का आरपीटी है उसके तहत ये इफेक्ट में हम एग्जैक्ट एस की वैल्यू को नहीं दर्शा सकते। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद का जो हमारा काम रह जाएगा वो एक काम रह जाएगा आरपीटी में कि आईसी को डिराइव करना, उसके बाद आरपीटी का इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम अभी नोट्स आप लोग को इसका टाइप करके देने में अगर लेट हो तो हम पूरा फॉर्मेट जो नोट्स में आपको देते हैं वो पूरा यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। इंपॉर्टेंस के अलावा क्रिटिसिज्म, और उसके अलावा हम जो कंपैरिजन पार्ट है वो अभी रोक के रखे हुए हैं, लेकिन आरपीटी के बाद हम हिग्स को पढ़ा लेंगे, और हिग्स का जो लॉजिकल ऑर्डरिंग वाला है उसके बाद हम ये मार्शल, हिग्स एलन, आरपीटी और हिग्स का फिर जो आपका लॉजिकल ऑर्डरिंग वाला थ्योरी है उन चारों को एक साथ कंपेयर कर देंगे, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे आराम से इस कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी से आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आरपीटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट का एक और वीडियो आप लोग को देना होगा, क्योंकि हम इसमें नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इसको दोबारा एक बार फिर से देखिएगा, अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, और आरपीटी आपका एकदम दुनिया आज के बाद आप लोगों को रिबल प्रेफरेंस थ्योरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये मेरा दावा है, क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।